नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। उन्हीं सारे एग्जाम्स को देखते हुए हम यहां पर आपकी जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चला रहे हैं। दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज हमारा ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम भारत का जियोग्राफी देखेंगे और साथ साथ मेडिएवल हिस्ट्री में देखेंगे सल्तनत और मुगल काल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपसे सबसे पहले भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा गया था, तो याद रखिए दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते चलिए। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वें नंबर का देश है। ट्रिक क्या है दोस्तों, रक्कू वाई जो है वो ट्रिक है, याद रखिए। इसका मतलब सबसे बड़ा देश रसिया, फिर इसके बाद कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो रक्कू वाई ट्रिक याद रखिए। दोस्तों, हर क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके साथ रहेगी। सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी तरीके से हम आपको लगातार एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों 2.42% जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों देखिए, ये अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान रखता है। हम आपको बता चुके हैं 7वां स्थान रखता है। जरा बताइए, भारत से बड़े जो 6 देश हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम आपको ट्रिक बता चुके हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। दोस्तों, यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में एग्जैक्ट डेटा भी दिया जाता है। तो देखिए 1,21,08,54,977 मतलब 121 करोड़ के करीब भारत की जनसंख्या है। तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना लगभग प्रतिशत आता है। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.44% हिस्सा आता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत किस अक्षांशीय सीमा के अंतर्गत स्थित है। तो दोस्तों यहां पर भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना था। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो भारत ऊपर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भारत का देशांतरीय विस्तार आपको बताना था। तो याद रखिए दोस्तों, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब भारत का दोस्तों यहां पर अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री के लगभग आता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु पूछे जाते हैं। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट को ही दोस्तों ये पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं कई बार। तो ये दोनों बिंदु एक ही हैं, पिग्मेलियन और इंदिरा पॉइंट। तो सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन बिंदु या इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये इंदिरा कॉल है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? तो हम आपको बता चुके हैं भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई थी, 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार पूछा गया था, कितना है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक विस्तार और उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपको बताना होता है। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक जो है 2933 किलोमीटर जो है ये पूर्व से पश्चिम है। वहीं आप देखेंगे 3214 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार है भारत का। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा गया था, तो हमने आपको बताया दोस्तों 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है ये 3214 किलोमीटर का विस्तार है। इन चीजों को कई बार एग्जामिनर्स आपके माइनर डिफरेंस दे देता है, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, याद रखिए। भारत के मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा क्या है? आपको दोस्तों गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक ये समुद्री सीमा की लंबाई बताने थी। तो याद रखिए दोस्तों 6100 किलोमीटर जो है ये धरातलीय सीमा की, अर्थात धरातलीय भाग है समुद्री सीमा का, 6100 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? अगर दोस्तों इसमें द्वीपों को भी जोड़ लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर आता है। बिना द्वीपों के 6100 किलोमीटर। अगर दोस्तों इन सभी द्वीपों के सहित भारत का जो स्थलीय विस्तार है वो है 7516। महमूद गजनवी कब गजनी की गद्दी पर बैठता है? इतिहास का क्वेश्चन शुरू हो गया दोस्तों। महमूद गजनवी जो है गजनी की गद्दी पर 999 ईस्वी में बैठता है। कमेंट सेक्शन में आंसर भी आप कमेंट करते रहिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, और यह क्वेश्चन कई बार आपसे रिपीट हो चुके हैं। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण किन के विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो था दोस्तों ये जयपॉल के विरुद्ध था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1025 में महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर हमला किया? तो 1025 में दोस्तों इस लुटेरे ने गुजरात प्रांत के प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा, और वहां की अपार धन संपदा को यह लूट कर ले जाता है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सोमनाथ मंदिर को पर इसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किन के विरुद्ध था? महमूद गजनवी का जो अंतिम अभियान था सिंध और मुल्तान के जाटों के विरुद्ध था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबार में कौन प्रसिद्ध विद्वान नहीं था? यह पूछा गया है। देखिए दोस्तों अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी, ये तीनों के तीनों जो थे ये महमूद गजनवी के दरबार में थे। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों अमीर खुसरो जो थे ये महमूद गजनवी के दरबार में नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबार में निम्न में से कौन गणित व खगोल शास्त्र से संबंधित था? तो दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में गणित और खगोल शास्त्र से जो संबंधित था ये अलबरूनी था, और कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने दोस्तों भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कहां पर आक्रमण किया था? अब यह पूछा गया है। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1178 ईस्वी में किसने मोहम्मद गौरी को धूल चटाई थी?
तो याद रखिए दोस्तों, भारत का ये महान योद्धा जो था भीम द्वितीय, इसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पटकनी दी थी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का युद्ध आपके एसएससी एग्जाम्स हो, रेलवे का एग्जाम्स हो या यूपी स्पेशल का कोई एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। याद रखिए, तराइन का युद्ध जो था पहला 1191 ईस्वी में हुआ था। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तराइन का पहला युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा जाता है 1191 ईस्वी में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह परास्त किया था और मोहम्मद गौरी हार कर चला गया था। तो याद रखिए, किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। और पराजित कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी जो था परास्त हो गया था। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अब दोस्तों आपको बताना है, तराइन का द्वितीय युद्ध ये बहुत निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध के पश्चात भारत में तुर्कियों का आधिपत्य शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हर एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन के दूसरे युद्ध में कौन विजयी रहा था? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसीलिए भारत में तुर्कों का आधिपत्य हो गया। भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? अभी हमने दोस्तों आपको बताया, जो तराइन का दूसरा युद्ध था, तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब दोस्तों ये चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी को होता है। ये जो पृथ्वीराज चौहान को दगा देने वाला था, धोखा देने वाला था जयचंद, ये कन्नौज से शासन करता था। इसी पर आक्रमण कर दिया मोहम्मद गौरी ने 1194 में और ये परास्त हो गया। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? तो जयचंद को पराजित किया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की हत्या कब और किसने की थी? दोस्तों मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 1206 ईस्वी में गोखरों के द्वारा की गई थी। ये खोकर जो थे, खोकर एक जनजाति थी, याद रखिए, इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर क्या अंकित था? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जहां एक ओर कलमा था, वहीं दूसरी ओर माता लक्ष्मी का चित्र भी था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहां हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु दोस्तों अफगानिस्तान में हुई थी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिए दोस्तों, सल्तनत से शुरू हो चुका है 1206 ईस्वी में। यहां पर आपको हम अभी बता चुके हैं, अफगानिस्तान में जाकर खोकर जनजाति के द्वारा 1206 ईस्वी में जो आक्रांता था, लुटेरा था, मोहम्मद गौरी मर चुका है 1206 ईस्वी में और अपना गुलाम भारत में छोड़ गया है। वही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की नींव डाल देता है और लाहौर से शासन की शुरुआत करता है। तो अब आइए इस गुलाम वंश की कहानी को आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष सुल्तान बना? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में सुल्तान बना। इस चीज को याद रखना है, यहीं से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई? आपको बता चुके हैं, लाहौर से इसने शासन भार संभाला था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, लाख वक्स की उपाधि किसे दी गई? दोस्तों लाख वक्स की उपाधि जो थी इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट से आपके बाहर नहीं जाएगा। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने कराया? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया, अजमेर में कराया गया। इस चीज को भी याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो याद रखिए दोस्तों, दिल्ली में है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और यूपी पीसीएस में यही कई बार पूछा जा चुका है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है?
तो नई दिल्ली में है। याद रखिए, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था और ये कहाँ है? दिल्ली में है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई? तो याद रखिए दोस्तों, ये चौगान खेल रहा था। मतलब एक पोलो गेम होता है, घोड़े पे बैठ के सवारी करके खेला जाता है। वही पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है और इसका राम नाम सत्य हो जाता है। तो याद रखिए, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। चौगान पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो गया था। अब देखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा। अब दोस्तों बीच में आ गए हैं आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ कमेंट भी करते जाइए। देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो दोस्तों हम आपको इस तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं कि एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। तो ये आप सक्सेस विस्टा क्लासेस के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर भी करते रहिए। देखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ये बिंदु आपको याद रखना है, भारत और चीन के बीच। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और ये नपुंसक देश है दोस्तों, ये पाकिस्तान, इसके बीच में रेड क्लिफ लाइन है। अब दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से सीम लगते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश हम आपको सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल है, केरल के बाद यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर दमन और दीप है और यहाँ पर दोस्तों अंडमान निकोबार है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 9 राज्य हो गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों कितने राज्यों से गुजरती है, हम आपको यहाँ पर बिल्कुल बताते चलते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद देखिए ऊपर थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट भी कर्क रेखा पर है। राजस्थान के बाद फिर क्या है? मध्य प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद इधर झारखंड भी है, झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम और मिजोरम के साथ साथ त्रिपुरा भी जो है। तो कितने राज्य हो गए? त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं कर्क रेखा पर? टोटल 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो याद रखिए दोस्तों, गुजरात भी गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है और ना ही हरियाणा से गुजरती है, ना ही केरल से गुजरती है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन देखिए करेक्ट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड से होकर गुजरती है। अब आइए नीचे ओवरव्यू लेते हैं जहां से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है ये मानक समय रेखा है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मानक समय रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले तो बताना है किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, सी ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमने बता दिया 5 राज्य हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्य हैं जहां से होकर मानक समय रेखा गुजर रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। भारत का वह राज्य जो सबसे अधिक राज्यों 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो 8 राज्यों के साथ सीमा कौन सा प्रदेश बनाता है? उत्तर प्रदेश बनाता है। सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। और यहां पर न्यू दिल्ली, दिल्ली जो है याद रखिए इससे भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो कुल 9 राज्य हो गए, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसलिए सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो 4 सबसे बड़े राज्य को भी याद रखना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये भारत के 4 सबसे बड़े राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो याद रखिए गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो कोस्टल लाइन सबसे लंबी कौन सा बनाता है? सबसे लंबी गुजरात बनाता है। और अगर दोस्तों कई बार पूछा जाता है पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो पूर्वी तट पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। ओवरऑल जो है वो गुजरात है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। याद रखिए इसकी लंबाई भी पूछ देता है कई बार, 1600 किलोमीटर की तटरेखा है। इस चीज को भी याद रखना है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है? अभी बता चुके हैं 1600 किलोमीटर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन अर्थात K2 है। और ये किस रेंज में स्थित है दोस्तों? काराकोरम रेंज में स्थित है। याद रखिए भारत की सबसे हाईएस्ट पर्वत चोटी जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में है। डी ऑप्शन करेक्ट है, बता चुके हैं। दिल्ली की गद्दी पर 1210 ईस्वी में कौन बैठा था? तो दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर आपको पता है 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक रहता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर 1210 ईस्वी में आप देखेंगे 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का सूबेदार भी हुआ करता था। अब आइए देखते हैं दोस्तों किस शासक ने बगदाद के खलीफा से वैधता प्राप्त की थी? तो दोस्तों प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह शासक था इल्तुतमिश। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 तुर्क सरदारों का दल किसने बनाया था? तुर्कान चहलगामी भी बोलते हैं इसको। इसका गठन जो किया गया था ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 40 सरदारों का गठन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जीतल नामक एक सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों चांदी का टंका था, चांदी का टंका, और तांबे का था जीतल, तांबे का जीतल। ये था जीतल। किसके द्वारा चलाए गए थे? ये दोनों के दोनों चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अब अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था?
रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और रजिया सुल्तान का कार्यकाल दोस्तों 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक रहा है। कई बार ये कार्यकाल भी पूछा जाता है। रजिया की मृत्यु कब हुई थी? 1240 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको बता दिया है। बलबन किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो दोस्तों बलबन जो था 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, सी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस तुर्की संगठन को समाप्त किया था? तो दोस्तों बलबन ने चालीसा दल जो था, इसे तुर्कान चहलगामी बोलते हैं, इसको समाप्त कर दिया था और गठन इसका इल्तुतमिश ने किया था। बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की? बलबन ने जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का छाया अथवा ईश्वर की प्रतिबिंब, तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करता है। और नियावत खुदाई, ये दो उपाधियां बलबन ने धारण की थी, कई बार आपसे पूछी जा चुकी हैं। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस त्योहार की शुरुआत की थी? बलबन ने नौरोज की त्योहार की शुरुआत की थी और ये पारसियों का त्योहार है, याद रखिए पारसियों का त्योहार था, इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, दरबार में सिजदा और पापोस की प्रथा को शुरुआत किसने की थी? तो ये बलबन के ही द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बलबन ने किस एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान अर्ज की शुरुआत करता है बलबन, ये कई बार रिपीट है, ए ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। बंगाल में दोस्तों बलबन के समय बंगाल में जो आक्रमण हुआ था, बंगाल में विद्रोह हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बुगरा खां के द्वारा किया गया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? बलबन की मृत्यु दोस्तों 1266 से लेके आप देखेंगे 1287 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों इसने राज्य किया था, तो 1287 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के किस सुल्तान का उदय हुआ? तो बलबन की मृत्यु के बाद दोस्तों गुलाम वंश के अयोग्य शासक आए, फिर इसके बाद 1290 ईस्वी में आप देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी, ये जो जलालुद्दीन खिलजी था इसकी उत्पत्ति होती है, यही जलालुद्दीन खिलजी वंश की नींव डालता है, इसको भी याद रखना है। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? जो सल्तनत वंश का सबसे अंतिम वंश था लोधी वंश, लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने परास्त कर दिया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी, इस चीज को याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने भारत में मुगल वंश की शुरुआत की। बाबर का जन्म कहां हुआ था? बाबर का जन्म फरगना में हुआ था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रित किया था? दोस्तों दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने निमंत्रण भेजा था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तो बाबर ने दोस्तों ये तुलगुमा नीति और तोप खाने की नीति को अपनाया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये गोरिल्ला नीति जो है दोस्तों महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध नीति रही है, युद्ध रणनीति, याद रखिए कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आपने देखा हमने इसमें जियोग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके सामने रखे। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस प्रैक्टिस सेट को पहुंचाइए। सक्सेस विस्टा क्लासेस की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।